हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक प्रोनाउन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक था उसमें वो वाले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं ये देखो, दो ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। एक तो होते ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, और एक होता है वन अनदर। ये दो ही होते हैं। हम कई बार कहते हैं ना एक दूसरे, यानी कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा, उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया। ठीक है, तुम्हें एक दूसरे को नहीं झगड़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो वहां पर जो शब्द हम हिंदी में यूज करते एक दूसरा, एक दूसरे के लिए, ठीक है, उसके लिए इंग्लिश में ईच अदर और वन अनदर की मतलब लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ईच अदर और वन अनदर में बस फर्क इतना ही है कि जब दो व्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति, और उसके लिए कह रहे हैं कि एक दूसरे, मान लो कि तुम दो दोस्त हो, तो मैंने कहा कि तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, यू शुड हेल्प ईच अदर। ठीक, अब मान लो कि कोई फेयरवेल पार्टी हो रही है, या मान लो कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है। ठीक है, फेयरवेल फंक्शन है स्कूल का, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर आए। ठीक है, और जब फंक्शन खत्म हुआ तो उन सब बच्चों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। तो वहां पर भी हिंदी में तो हम ऐसे ही कहते एक दूसरे, और यहां पर भी हम कहते हैं हिंदी में एक दूसरे। लेकिन जब दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए कहे, ठीक है, यानी कि तुम्हें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए, यू शुड नॉट क्वेरल ईच अदर, तब दो नहीं है, तब तो हम एक दूसरे के लिए यूज करेंगे ईच अदर। और दो से ज्यादा है, ठीक है, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा है, तब हम वहां पर यूज करेंगे वन अनदर। ये है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इससे ज्यादा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं साइड में होके आपको इसके कुछ एग्जांपल्स लिखवा लेता हूँ ताकि आपके नोट्स बनाने के काम आ जाए। समझा तो लिया, लेकिन नोट्स में भी तो चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो मैं साइड में होकर के उसके इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, अब देखो, ये मैंने बताया था आपको कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। बस इतना ही है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, अब देखो, He was so afraid, यानी कि वो बहुत डरा हुआ था, that his knees knocked each other, कि उसके जो घुटने थे ये वाले, ठीक है, वो घुटने एक दूसरे से टकराते थे। तो टकराते थे तो घुटने तो दो होते हैं, तो इसलिए वहां पर each other लिखा, क्योंकि आपस में एक दूसरे से टकराते थे। अब देखो, आफ्टर द फेयरवेल, यानी जब फेयरवेल खत्म हो गया, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, यानी कि 12वीं कक्षा के बच्चे, बेड ईच अदर गुड बाय, उन्होंने कि स्टूडेंट, मतलब पता है 12वीं के बाद 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फेयरवेल पार्टी देते और फिर उनको स्कूल से विदाई दे देते थे। ठीक है, तो उन्होंने जब फेयरवेल खत्म हो गया तो क्लास 12th के जो स्टूडेंट थे उन्होंने सभी को एक दूसरे को अलविदा कहा, गुड बाय कहा कि अब हम मिलेंगे सीधे एग्जाम में। ठीक है, तो वो बहुत सारे थे। ठीक है, उन्होंने सभी ने एक दूसरे को अलविदा कहा, तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा वन अनदर। ठीक है, तो इस वाक्य को वापस लिखना और इसके आगे क्रॉस मारना और पूरा लिख करके यहाँ पर वन अनदर करना और इसको सही करके ऐसे लिखना। ठीक है, इसी तरह देखो, दी टू मैन, यानी कि कोई खास दो आदमी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो दो आदमी हैं। दी टू मैन हेट ईच अदर, वो एक दूसरे को हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तो वहां पर ईच अदर सही है क्योंकि दो आदमी आए। दे चीटेड वन अनदर, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को चीट किया, सबने एक दूसरे को धोखा दिया, इसने उसको दिया, इसने उसको दिया, इसने उसको दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके
तो बहुत सारे थे, तो यहाँ पर आया वन अनदर। इसी तरह दी ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, तो यहाँ पर ब्रदर्स आया है, इसका मतलब दो ही व्यक्तियों के लिए बात की जा रही है, दो ही भाई है दोनों ही, ठीक है, और वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, या लड़े, इसीलिए यहाँ पर आया ईच अदर, ठीक है। यहाँ ब्रदर्स लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा नहीं, यहाँ पर दो भाई ही है, ठीक है। या फिर ऐसे ही लिख लो ना, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे लिख लो, दीज टू ब्रदर्स, ठीक है, दीज टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, ठीक है। अब ऑल दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, यानी कि उन सभी ने एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस दिया, गवाही दी, सबूत दिए, ठीक है। तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन कि ईच अदर दो के बीच में लगता है और वन अनदर दो से ज़्यादा के बीच में लगता है, ठीक है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसके अंदर एक तो आता है दिस, दिस, एक दैट, एक दीज, एक दोज, एक आता है सच, ठीक है, और एक आता है द सेम। ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं ये किसी को संकेत दर्शाने के लिए, सॉरी ये कहाँ काट दिया, किसी चीज के ऊपर संकेत दर्शाने के लिए कि ये वो चीज है या वो चीज है या ये चीज है, ये वो सारी चीजें हैं, मतलब किसी की तरफ इंडिकेट करने के लिए, संकेत निकालने के लिए, किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, ये यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब इनको तो मैं यहीं पर बता देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। एक तो होता है दिस, एक होता है दैट, ठीक है, एक होता है दीज, एक होता है दूज। ये दोनों ही आते हैं सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन, और ये दोनों ही आते हैं प्लूरल के लिए, यानी कि बहुवचन। अब देखो ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, दोनों के लिए होता है। लेकिन मान लो जो बोलने वाला है उसके लिए जो एक वचन, जो सिंगुलर चीज है, वो बोल रहा है दिस और दैट, तो यदि मैं कहूँगा ये मैं खड़ा हूँ, मैं मान लो बोलने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ नज़दीक है और वो चीज़ दूर है। मैं ये कहूँगा दिस पेन, यानी कि ये पेन मेरे नज़दीक है, और मैं कहूँगा दैट पेन, यानी कि वो पेन, ठीक है। तो इसके हिंदी में बोलते यह, क्योंकि यह चीज़ नज़दीक है और वह यानी कि वो दूर है। तो जब कोई एक वचन चीज़, एक वचन सिंगुलर जो थिंग है कोई, वो बोलने वाले के लिए नज़दीक में हो, तब तो हम दिस का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये किसके लिए काम आती है, नज़दीक के लिए। और यदि वही एक वचन चीज़ दूर हो, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे दैट, ठीक है। अब बहुवचन है तो दीज और दोज दोनों ही आएगा। अब देखो यदि नज़दीक है तब तो दीज, और दूर है तो दोज, यानी कि नज़दीक है तो हम कहेंगे ये, यानी ये किताबें, और दूर होंगी तो हम कहेंगे वे किताबें, ठीक है। तो ये और वे ऐसे हिंदी में शब्द आते हैं, ठीक है। और ये होते हैं नज़दीक और ये होते हैं दूर। समझ में आया? दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये दोनों प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं। यदि कहने वाले के लिए नज़दीक है तब तो सिंगुलर में दिस, दूर है तो दैट। कहने वाले के लिए प्लूरल है और नज़दीक है तो दिस, नहीं तो दोज। तो दिस, दैट, दिस और दोज ये हम यूज़ करते हैं दूरी बताने के लिए और सिंगुलर प्लूरल बताने के लिए, ठीक है। ये बात होगी। और सच और द सेम, ठीक है, ये तो सिंपल ही है, ये तो हमने वाक्य में पढ़ते पढ़ते भी कर लेंगे, ठीक है। तो
अभी हम ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं बता तो दिया कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। दीज आता है, दोज आता है, दैट आता है और दिस दैट दिस दो, हाँ, और सच आता है और द सेम आता है। ठीक है, इसको किसी के लिए संकेत, किसी चीज़ को संकेत देने के लिए कि वो चीज़ है, इंडिकेट करने के लिए हम इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की परिभाषा लिखी है। देखो, वे प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब है उसकी तरफ संकेत करते हैं, उसको प्रदर्शित करने का काम करते हैं। ठीक है, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और वो कौन कौन से? दिस, दैट, दिस, दोज, सच और द सेम। ठीक है, अब देखो, नाउन रिपीट होता है तो उसको रिपीट ना करना पड़े इसके लिए प्रोनाउन बनाया गया है। और ये क्या है? प्रोनाउन ही है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, ऐसे लिखना चाहिए था द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। इस दैट ऑफ की जगह क्या ऐसे अगर कंप्लीट लिखते तो ऐसा लिखते द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, ऐसे लिखना चाहिए था। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यानी कि पुणे का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो मुंबई के वातावरण से बेटर है। ठीक है, तो ऐसा लिखना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो वापिस द क्लाइमेट नहीं लिखना पड़े, द क्लाइमेट ऑफ, इसलिए वहां पर क्या लिखा? दैट ऑफ, यानी कि वापिस द क्लाइमेट को रिपीट ना करना पड़े, यानी कि उसके रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ लिखा। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और हमने कहा है कि सिंगुलर नाउन है उसका रिपीटेशन से बचना है तो दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन है उसका रिपीटेशन से बचना है तो उसको हम दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखो, जैसे कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जो गलियां हैं, आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। तो लिखना तो ऐसे चाहिए था, दी स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। ठीक है, मतलब दिल्ली की जो गलियां है वो मुंबई की गलियों से चौड़ी है। ठीक है, वाइड है, चौड़ी है। तो द स्ट्रीट्स ऑफ, यहाँ पर द स्ट्रीट्स ऑफ है, वापस का वापस द स्ट्रीट्स ऑफ नहीं लिखना पड़े, इसलिए यहाँ पर क्या लिख लिया? दोज ऑफ। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीट्स है, गलियां, ये तो बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या यूज किया? दोज ऑफ यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह द क्लाइमेट ऑफ बेलगम इज लाइक दैट ऑफ पुणे। ठीक है, तो दैट ऑफ की जगह मतलब ऐसे अगर कंप्लीट लिखते तो क्या होता है? द क्लाइमेट ऑफ। ठीक है, तो ऐसा लिखते, कंप्लीट लिखते तो कि द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज लाइक दैट द क्लाइमेट ऑफ पुणे, यानी कि जो बेलगाम का जो वातावरण है, वहाँ का क्लाइमेट है, वो पुणे के क्लाइमेट के जैसा ही है। ठीक है, तो वापिस द क्लाइमेट न लिखना पड़े, इसलिए क्या लिखा? दैट ऑफ। इसी तरह द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी, यानी कि इस सिटी की जो गलियां है, आर वर्स देन दोज ऑफ अहमदाबाद, यानी कि वो मुंबई की गली, अहमदाबाद की गलियों से बहुत ही खराब है, बदतर है। ठीक है, तो दोज ऑफ आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट्स थे, बहुवचन था, प्लूरल नाउन था, तो इसको रिपीट ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर लिखा दोज ऑफ। इसी तरह अवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमी, तो वापस अवर सोल्जर्स था, इसकी जगह ड्रिल्ड, हाँ, अवर सोल्जर्स वर बेटर देन द
देयर्स एनिमी यानी कि उनके सिपाही लिखना नहीं पड़े, इसलिए वहाँ पर क्या लिखा, दोज ऑफ। इसी तरह द रिवर्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की जो नदियाँ हैं आर लॉन्गर देन दोज ऑफ यूरोप, ठीक है, यानी कि द रिवर ऑफ यूरोप लिखना ना पड़े इसलिए दोज ऑफ लिख लिया, ठीक है, यानी कि ये द रिवर ऑफ वापिस यहाँ का यहाँ न लिखना पड़े इसके लिए यहाँ पर दोज ऑफ लिख लिया। तो यदि सिंगुलर नाउन है तो उसको रिपीट ना करना पड़े वहाँ जो, इसलिए दैट ऑफ लिखते हैं, और प्लूरल नाउन है उसको रिपीट ना करना पड़े इसके लिए वहाँ पर दोज ऑफ लिखते हैं। आ गया समझ में। अब देखो एक और नियम है, ये जो है सिंगुलर नाउन भी दो तरह के होते हैं, एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। तो देखो क्लाइमेट है, ये अनकाउंटेबल है, क्लाइमेट को गिन नहीं सकते। स्ट्रीट्स है तो स्ट्रीट दिल्ली के अंदर कितनी सारी गलियां होगी, कितने को गिनोगे, तो ये भी अनकाउंटेबल है। सोल्जर्स है ये भी अनकाउंटेबल है, रिवर्स वगैरह ये सब सारे अनकाउंटेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो काउंटेबल आ गया तो देखो किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, वन ONE तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ना कि वंस का। कई बार देखो ये जो थे नाउन, ये सिंगुलर नाउन था, ये प्लूरल नाउन था, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन थे, इनको गिन नहीं सकते थे या बहुत ज़्यादा थे। लेकिन यदि सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसको रिपीटेशन से बचने के लिए हम वन का प्रयोग करेंगे ONE, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम वंस का प्रयोग करेंगे ONES, ठीक है। कई बार लोग इस वंस को क्या लिख लेते हैं, ONE एपोस्ट्रोफी करके S लिख लेते हैं, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, इसका। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज द न्यू वर्जन, दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। इसी तरह मैंने एक बार लिखा, दीज आर न्यू बुक्स but those are old ones, ठीक है। इसी तरह मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कार is better than that one। अब देखो दिस इज द न्यू वर्जन, यानी कि ये वाला वर्जन नया वर्जन है, परंतु दैट इज एन ओल्ड वर्जन। तो ऐसा लिखना चाहिए था एंड ओल्ड वर्जन, तो वापस वर्जन को नहीं लिखना पड़े इसलिए क्या पर लिख लिया वन, दिस दैट इज एन ओल्ड वन, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये सिंगुलर था वर्जन तो
1 लिखा। इसी तरह दीज आर न्यू बुक्स, यानी कि ये वाली नई किताबें हैं, बट दोज आर ओल्ड वंस, तो यहाँ पर किताबें बहुवचन थी इसलिए यहाँ पर 1 न लिख करके वंस लिखा। इसी तरह दिस कार इज बेटर देन दैट कार लिखना चाहिए, तो वापस कार को नहीं लिख करके क्या लिखा, दैट वन। तो नाउन से रिपीटेशन, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए 1 और वंस का भी प्रयोग किया जाता है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो 1 और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वंस का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, ये जो कुछ था तो मैंने बता दिया कि मतलब कैसे नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ, दोज ऑफ, 1 और वंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये लिख लीजिए। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, तो वो मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ कहाँ पर दैट ऑफ यूज़ करना है, कहाँ दोज ऑफ यूज़ करना है, कहाँ 1 यूज़ करना है, कहाँ वंस यूज़ करना है। तो मेरे पास वो कंबाइंड थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मैंने कई से बटोरे हैं तो वो भी लिखा लेता हूँ एक बार वापस। किसी ने नहीं लिखा है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो लिख लो। जैसे कि मान लो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये भी देख लो। देख लो मतलब लिखना भी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ देखा और हाँ काम चल गया। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, यानी कि ये मेरे अंकल की तरफ से गिफ्ट है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इसलिए उपयोग में आया है क्यों, क्योंकि यहाँ पर अ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंगुलर है इसलिए दिस आया। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज, यानी ये बहुत ही तुच्छ एक्सक्यूज है। तो यहाँ पर एक्सक्यूजेज थे, बहुवचन थे, इसलिए यहाँ पर आया दीज। बोथ कार्स आर गुड, यानी कि दोनों कारें बहुत अच्छी है। बट दिस इज बेटर देन दैट, लेकिन यह वाली उससे बेटर है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर कार लिखा हुआ होता दिस कार इज बेटर देन दैट, तो फिर पीछे लिखा हुआ होता 1, लेकिन ना तो यहाँ पर कार है इसलिए ना ही यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, नहीं तो ऐसे होता बट दिस कार इज बेटर देन दैट 1, नहीं तो सीधे सिर्फ ऐसे लिखा दिस बट दिस इज बेटर देन दैट। तो दिस है तो सिर्फ दैट लिखा, लेकिन दिस कार होता तो यहाँ पर आता दैट 1। ठीक है, मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर। ठीक है, ये वाक्य कह रहा है कि मुंबई के मैंगो है वो बेंगलोर के मैंगो से अच्छे हैं। तो वापिस ऐसे नहीं लिखना पड़े दी मैंगोज ऑफ, इसलिए प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ लिखा इसकी जगह। ठीक है, दी मैंगोज ऑफ बेंगलोर ना लिखना पड़े इसलिए दोज ऑफ बेंगलोर लिख लिया। देयर इज नो पीरियड इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसा कोई भी काल नहीं है सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ गुप्ताज, जितना गुप्त। मैंने देखो जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था तो मैंने कहा था यदि कोई वंश है जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, तुर्क वंश, ठीक है, तो उन वंशों के आगे द लगता है। तो ये वाक्य क्या कह रहा है, देयर इज नो पीरियड इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ दी गुप्ताज, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर कोई भी काल इतना उज्जवल, ठीक है, या इतना उत्कृष्ट काल नहीं था जितना गुप्त साम्राज्य का था। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति है, द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा विकसित कहाँ हुई, गुप्त साम्राज्य के अंदर, गुप्त काल के अंदर, ठीक है, गुप्त पीरियड के अंदर। क्योंकि उसी टाइम में भारत में बहुत सारी आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पनपा था। जो भारत में आज जो पुराने बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं बहुत ही मतलब वैज्ञानिक पद्धति से, वो सारे के सारे मंदिर, उनमें से 90% मंदिर गुप्त साम्राज्य के शासकों ने ही बनाए थे, ठीक है। तो दैट ऑफ का मतलब है द पीरियड ऑफ गुप्ताज, ठीक है। तो उसके लिए लिखा है दैट ऑफ। आई मे हैव ऑफेंडेड, यानी कि हो सकता है मुझे ऑफेंड होना चाहिए था, बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, यानी कि इस प्रकार के मेरे इरादे नहीं थे। द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच, यानी कि
अनजान का इस प्रकार से स्वागत किया जाता है। ठीक, तो ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं। हो सकता है कि ये एग्जांपल आपको थोड़े से हार्ड पड़े, ठीक है, डिफ़िकल्ट पड़े समझने में, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये इंडियन लेखक की बुक के अंदर से नहीं है, ये फॉरेन राइटर्स की कोई बुक थी, मैंने उसके अंदर से लिए हैं, तो वहाँ पर थोड़े अच्छे लेवल के एग्जांपल्स बनते हैं। ठीक है, एक और देखो, मैंने लिखा अल्कोहल और तंबाकू। ठीक है, अल्कोहल और तंबाकू में एक ही दिया था ना। मैंने लिखा अल्कोहल एंड टबैको बोथ आर इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि अल्कोहल और तंबाकू दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर मैंने कहा दिस इज लेस देन दैट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां किसके लिए मैं दिस कर रहा हूं और किसके लिए दैट कर रहा हूं, कि इसके मुकाबले ये ज्यादा कम हानिकारक है। मैंने एक वाक्य लिखा कि अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तब और फिर उसके आगे मैंने एक वाक्य लिखा दिस इज लेस देन दैट, कि ये है वो उससे कम हानिकारक है। तो किसके लिए दिस उपयोग में किया और किसके लिए दैट उपयोग में किया। तो यदि कोई दो नाउन पहले से जिक्र हो, दो नाउन का पहले से जिक्र किया गया हो वाक्य में, और फिर हम दिस और दैट का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो जो दिस है वो पहले वाले नाउन के लिए आया था लिखते हैं, और दैट है वो दूसरे वाले नाउन के लिए लिखते हैं। यानी कि जो अल्कोहल है वो कम हानिकारक है, किससे, दैट से, दैट यानी कि तंबाकू से। ठीक है, तो जब भी हम दो नाउन का जिक्र पहले कर देते हैं और फिर अगले ही सेंटेंस में या उसी के साथ दिस और दैट भी बता रहे हैं कि दिस इसके बारे में, ये दिस ये है और दैट ये है, तो दिस और दैट में से जो दिस होता है वो पहले वाले के लिए बता रहा होता है और दैट होता है वो दूसरे वाले के लिए बता रहा होता है। ठीक है, तो ये एक नियम है, ये भी आप मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड साफ करके मैं लिखवा देता हूँ। अब देखो, प्रोनाउन कब आता है, प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद ही आता है, कि वापस नाउन नहीं लिखना पड़े इसलिए बाद में प्रोनाउन लिखते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया था ना, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, इसको अगर नाउन से पहले लिखना पड़ जाए तो इनको क्या कहते हैं, कहते तो डिमॉन्स्ट्रेटिव ही है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहते, तब उनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है और प्रोनाउन नाउन के बाद में लगता है आगे आने वाले में। तो जैसे कि मैंने लिखा कि दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, तो दिस किसके पहले लगा, बुक से, और बुक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव ही लगता है। तो यहाँ पर जो ये दिस है ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज और दोज, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव तो बोलते ही है, लेकिन जब ये प्रोनाउन की जगह पर उपयोग होते हैं तब इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन यदि ये नाउन के पहले उपयोग में आ गए एडजेक्टिव की जगह, तब इनको हम क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एक दो नियम हैं जो अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके वो नियम भी लिखवा लेता हूँ, फिर हमारा जो ये वाला जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम चालू करेंगे अपना नया वाला रिलेटिव प्रोनाउंस। तो मैंने जो भी आपको दो नियम समझाए वो मैंने यहाँ पर लिख लिए, लेकिन मैंने अभी समझाया उसमें थोड़ी सी शायद उल्टा समझा दिया था। मैंने ये कहा था कि अल्कोहल है और एक है टोबैको। ठीक है, तो फिर मैंने कहा था कि दिस इज लेस देन दैट।
तो मैंने ये कहा था कि दिस है वो अल्कोहल के लिए आएगा और दैट तंबाकू के लिए आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये दिस आएगा तंबाकू के लिए और दैट आएगा अल्कोहल के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे लिखेंगे अल्कोहल और फिर लिखेंगे तंबाकू और फिर आगे लिखेंगे दिस, तो दिस के लिए नज़दीक कौन सा है? तंबाकू। तो दिस आएगा तंबाकू के लिए और फिर दैट आगे लिखेंगे तो दैट तो दूर है, तो दूर कौन सा है? अल्कोहल। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैंने शायद ऐसे बताया था कि दिस अल्कोहल के लिए आता है और दैट तंबाकू के लिए, लेकिन शायद वो मैंने उल्टा बता दिया था। क्या इतना पढ़ाते पढ़ाते दिमाग काम ही नहीं करता, गर्म हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और ये बता रहा हूँ, ये सही है कि दिस है वो तंबाकू के लिए आता है और दैट अल्कोहल के लिए आता है। ठीक है, यानी कि जो दिस है वो बाद में लिखा उसके लिए आएगा और दैट जो पहले लिखा उसके लिए आएगा। तो देखो ये नियम मैंने लिख दिया है कि जब पहले आई हुई दो वस्तुओं की ओर संकेत किया जाए तो दिस का प्रयोग अंत में कही गई वस्तु के लिए तथा दैट का प्रयोग पहले की गई वस्तु के लिए कहा जाता है। जैसे कि मैंने दो लिखे वाक्य, वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देम सेल्व्स फॉर योर चॉइस। ठीक है, वर्च्यू यानी कि सद्गुण, अच्छी चीजें, और वाइस यानी कि बुरी चीजें, क्राइम वगैरह वो। ठीक है, वाइस सिटी नहीं होता, आपने गेम खेला होगा। ठीक है, तो वर्च्यू यानी कि अच्छी चीजें और वाइस यानी बुरी चीजें, ये दोनों ही आपको ऑफर देती है। आपको मर्जी है कि आप इनमें से कौन सी चूज करो। ठीक है, दिस का मतलब क्या होगा? जो बाद में दिस का प्रयोग अंत में कही गई, तो अंत में क्या कही गई? वाइस, ये वाली अंत में कही गई। तो यहां पर मैंने एक बार तो लिखा भी है वाइस, दिस लीड्स टू माइजरी, मिजरी। ठीक है, माइजरी यानी कि ये जो चीज है दिस का मतलब वाइस, यानी कि जो बुरी चीज है वो आपको कहाँ लेके जाएगी? माइजरी में, यानी दरिद्रता में लेके जाएगी, आपको खड्डे में लेके जाएगी। ठीक है, आपको मतलब बुरी, आपका अंत खराब होगा उससे। ठीक है, लेकिन दैट का मतलब है वर्च्यू, यानी कि जो पहले कही गई चीज थी। दैट का प्रयोग पहले की गई वस्तु के लिए किया जाता है, यानी कि दैट है वर्च्यू। तो ये जो वर्च्यू है लीड्स टू हैप्पीनेस, यानी कि शिष्टाचार और अच्छी चीजें वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगी। तो दिस का, जब दिस और दैट का प्रयोग करेंगे तो दिस का प्रयोग तो बाद में की गई चीज के लिए होगा और दैट का प्रयोग पहले की गई चीज के लिए होगा। इसी तरह देखो, एल्कोहल एंड टबैको बोथ आर इंजूरियस, और दो बार लिख लिया, बोथ आर, एल्कोहल एंड टबैको आर बोथ इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि एल्कोहल और तंबाकू दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, लेकिन दिस परहैप्स लेस देन दैट, तो दिस या किसके लिए आया है? जो बाद में लिखा है, यानी कि तंबाकू के लिए, यानी कि जो तंबाकू है वो शायद लेस देन दैट, यानी कि दैट किसके लिए आया है? अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से। ठीक है, तो कहने वाला ये कह रहा है कि तंबाकू और अल्कोहल दोनों ही हैं वो हानिकारक है, लेकिन दिस यानी किसके लिए है? तंबाकू के लिए। तंबाकू शायद कम हानिकारक है, किससे? अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा लोग मिराज वगैरह, गुटखा वगैरह खाते हैं। ठीक है, 10-15 साल तक खाते तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन शराब पीते हैं और कंटिन्यू पीते हैं और ज़्यादा पी लेते हैं तो 4-5 साल में उनकी किडनी खराब हो जाती है। तो ज़्यादा हानिकारक कौन सा हुआ? अल्कोहल। तभी यहाँ पे लिखा है कि तंबाकू शायद कम हानिकारक है, किससे? अल्कोहल से। इसी तरह देखो, तो जब दो दिए हुए हो तो दिस तो होगा बाद वाले के लिए और दैट होगा पहले वाले के लिए। तो अब देखो, जब दिस, दैट, दिस, दोज और सच का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, और नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का। तो जब इनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाएगा तो इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने लिखा, दिस बुक इज माइन, दैट पेन इज योर्स, These books are hers, those pen are yours, what was that noise, ये noise क्या थी? This horse is better than that horse, all such people ought to be avoided, यानी कि इस तरह के लोगों को अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है? ये देखो, ये नाउन है, 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 ये नाउन है। तो इन सब से पहले दिस, दैट, दिस, दोज और सच का प्रयोग किया गया है,
तो जब नाउन से पहले जब इनका प्रयोग करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगता है। ठीक है, तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार के लिए आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना, कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं 100% प्रत्येक जो डाउट पूछता है या कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई मैं हमेशा देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। हो सकता है थोड़ा अगर काम में व्यस्त हो तो 1-2 दिन लेट रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन देता जरूर हूँ हर किसी को। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा लूँगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय।